हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभय बहुत ही सीधा और सरल स्वभाव का लड़का था। उसके माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था और उसकी चाची सीमा की कोई औलाद न होने के कारण उसने अभय को अपने बेटे की तरह पाला था और अभय भी सीमा को एक माँ का दर्जा देता था। बेटा अभय, मैं तेरी शादी के लिए लड़की देख रही हूँ। बिल्कुल अपनी तरह सुंदर और पैसे वाली लाऊंगी। माँ, आपको जो ठीक लगे वो करो, लेकिन मुझे तो पत्नी बिल्कुल सिंपल चाहिए जो आपका ख्याल रखे और घर को संभाल सके। ये क्या बोल रहा है तू? मेरा बेटा होकर ऐसा सोचता है? कोई ऐसी लड़की आए जो आपका ख्याल ना रखे तो उसका क्या फायदा। लड़की तो घर में प्यार और शांति बनाए रखे, ऐसी होनी चाहिए। मेरा ख्याल? क्या मैं कोई बुढ़िया थोड़ी हो गई हूँ? बहू के आने के बाद भी लोग मुझे उसकी छोटी बहन ही बोलेंगे। ठीक है माँ, जैसा ठीक लगे आपको वैसा करो। अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अभय ऑफिस चला जाता है और ऑफिस के बाहर ही उसकी मुलाकात प्रीति नाम की एक लड़की से होती है, जो कि उसके ऑफिस के बाहर बनी चाय की टपरी चला रही होती है। प्रीति के पिता महेश चाय बनाते हैं। उनकी तबीयत खराब होने के कारण प्रीति उनका काम करने आती है। प्रीति दिखने में खास सुंदर नहीं थी, लेकिन अभय को प्रीति की सादगी बहुत ही अच्छी लगी। अभय को प्रीति पहले ही नजर में अच्छी लगने लगी थी, इसीलिए वो उस टपरी पर जाकर उससे कहता है, हेलो मिस, मैं अभय रोज यहाँ से अंकल के हाथ की चाय पीता था। आज आपको यहाँ देखकर अजीब लगा। आप देखने में तो पढ़ी लिखी लगती हो, तो आप इस जगह क्यों काम कर रही हो? ये मेरे पिताजी का स्टॉल है। मैं चाहूँ तो किसी अच्छी जगह भी काम कर सकती हूँ, लेकिन फिर मेरे पिताजी के टी स्टॉल को कौन देखेगा? अच्छा, तो जब तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक हो जाएगी तब तुम कर लेना। मैं अपने ही ऑफिस में तुम्हें कोई जॉब दिलवा दूंगा। लेकिन मैं पिताजी को ऐसे अकेले भी तो नहीं छोड़ सकती। वैसे भी उनकी तबीयत खराब ही रहती है। तो तुम ये स्टॉल बंद कर दो ना, वैसे भी स्टॉल से ज्यादा कमा लोगी ऑफिस में। नहीं, मैं ये स्टॉल बंद नहीं कर सकती। ये मेरे पिताजी का स्टॉल है और मैं इसे कभी बंद नहीं होने दूंगी। प्रीति की बात सुनकर अभय के दिल में उसके लिए इज्जत और बढ़ जाती है और जिसके बाद उन दोनों की मुलाकात रोज चाय के स्टॉल पर होने लगती है और देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और एक दिन अभय प्रीति को शादी के लिए प्रपोज करता है और प्रीति अभय को हाँ कर देती है। जिसके बाद एक सुबह अभय अपनी माँ से प्रीति के बारे में बात करता है। माँ, आप मेरे लिए लड़की देख रही थी ना, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मतलब तुम मुझसे बिना पूछे लड़की भी पसंद कर आया? माँ, मुझे लड़की पसंद है, लेकिन आपसे बिना पूछे थोड़ी करूँगा कुछ। अच्छा ये बता, लड़की मेरी तरह पैसे वाली और सुंदर तो है ना? माँ, आप खुद ही मिल लेना ना, आपको बहुत पसंद आएगी वो, आपका खूब ख्याल भी रखेगी। ठीक है, बता कब मिलने जाना है? अभय सीमा को प्रीति के घर ले जाता है। प्रीति के पिता महेश और प्रीति दोनों को स्वागत करते हैं। प्रीति और उसके घर को देखकर सीमा बोलने लगती है, क्यों रे, तेरी यही पसंद है? एक गरीब और बदसूरत लड़की को तू मेरी बहू बनाना चाहता है? माँ, ऐसे मत बोलो, मैं प्रीति से बहुत प्यार करता हूँ। ये तेरा 2 दिन का प्यार का भूत तो मैं उतारती हूँ। माना मैं तेरी सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैंने तुझे अपने बेटे की तरह पाला है, इसलिए एक माँ के हक से मैं तुझे इस लड़की से शादी नहीं करने दूंगी। बहन जी, आप ये क्या बोल रही हो? दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। हाँ, तुमने ही सिखाया होगा ना अपनी लड़की को किसी अमीर लड़के को कैसे फंसाना होता है। चाची माँ, ये क्या बोल रही हो? नास बेटी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चाची माँ बोलने की? माँ, क्यों बहस कर रही हो? मुझे किसी ने नहीं फंसाया, मुझे प्रीति बहुत पसंद है। पसंद है तो क्या हुआ? प्रीति से भी ज्यादा अच्छी लड़की तेरे लिए लेकर आऊंगी मैं। नहीं माँ, मुझे प्रीति से शादी करनी है। करमजली, घर में आई नहीं कि कलेश करा दिया। मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया, तुम दोनों की शादी नहीं होगी। चाची माँ, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आप इतना बोल रही हो? तूने क्या कर दिया अभी बताती हूँ। मेरा बेटा मेरी सारी बातें मानता था और आज देख, तेरी वजह से ये मुझसे बदतमीजी कर रहा है। आज तूने अपने प्यार में फंसा के ये साबित कर दिया कि वो मुझे अपनी माँ नहीं चाची मानता है, क्योंकि अगर माँ मानता तो मेरी किसी बात को टालता नहीं। माँ, मैंने हमेशा आपको माँ ही माना है, चाची नहीं, और आज भी आपकी बात मान लेता हूँ। नहीं करूँगा मैं प्रीति से शादी, लेकिन आपकी पसंद की लड़की से भी नहीं करूँगा। अभय की जिद के आगे सीमा अभय की बात मान लेती है और कुछ दिनों बाद अभय और प्रीति की शादी हो जाती है। लेकिन सीमा अपने घमंड में चूर प्रीति को अपने घर में देख देख कर चिढ़ती थी और एक दिन वो अपनी सहेली मोना को घर बुलाती है
और फिर प्रीति को आवाज लगाकर कहती है, अरे ओ करमजली, कहाँ मर गई? दिखाई नहीं दे रहा तुझे? घर में मेरी सहेली आई है और तू आराम फरमा रही है। प्रीति भागी भागी सीमा के पास आकर कहती है, चाची माँ आराम नहीं कर रही थी, आपके कपड़े धो रही थी। हाँ तो कपड़े धो रही है, कोई एहसान नहीं कर दिया तूने? तुझे तो आदत होगी काम करने की, कोई बड़ी बात नहीं है ये। अरे ये क्या है? तू खुद तो अभी इतनी सुंदर लगती है और बहू कहाँ से उठा लाई? वही तो, मेरे बेटे को पता नहीं क्या दिख गया इसमें। चाची माँ बाहर वालों के आगे मुझे क्यों सुना रही हो? तू कोई हूर की परी है क्या जो तुझे हम सुंदर बोले? ना ही पैसे लाई है और ना ही शक्ल है तेरे पास। अरे देखो तो जरा इसकी जुबान कितनी चलती है। इसको तो मैं सीधा कर दूंगी थोड़े ही दिनों में। खड़ी खड़ी अब देख क्या रही है? जा और कुछ खाने के लिए लेकर आ। ठीक है चाची माँ, अभी लाती हूँ। सीमा रोज अपने दोस्तों के आगे अपनी बहू प्रीति को बुरा भला बोलने लगी और इन सब से तंग होकर प्रीति अभय को सब बताने जाती है और अभय से बोलती है, अभय जी, चाची माँ मुझे रोज ताने देती है, कभी मेरे करीब होने पर तो कभी उनकी तरह सुंदर न होने पर। पहली बात तो प्रीति, वो तुम्हारी चाची माँ नहीं, माँ जी हैं। मैंने हमेशा से उन्हें माँ ही माना है। और बाकी उनका तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं माँ से बात करता। अगर मैं आपसे कुछ बता देती तो माँ, मेरा मतलब चाची माँ आपसे यही बोलती कि मैंने उनकी चुगली करी है आपके आगे। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ। अभय अपनी माँ के कमरे में जाकर उससे बोलता है, माँ ये सब क्या है? आप प्रीति को अपनी सहेलियों के आगे इतना बुरा क्यों बोलती हो? आ गया अपनी बीवी की वकालत कर रहे? मैं कोई वकालत करने नहीं आया हूँ माँ। अच्छा, अब तू अपनी बीवी के लिए मुझे सुनाएगा? माँ मैं आपको सुना नहीं रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ। वो आपकी बहू है, उसकी बेइज्जती आपकी बेइज्जती भी है। तो मुझसे बड़ा हो गया क्या जो तू अब उसके लिए मुझे समझाने आया है? माँ आप प्रीति से क्यों इतना चिढ़ रही हैं? वो तो आपका इतना ख्याल रखती है। मैंने तो पहले ही बोला था मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन तूने नहीं सुनी मेरी। माँ प्रीति आपकी बहू है, अब आपको पसंद हो या ना हो वो आपकी बहू ही रहेगी। मैं उसे अपनी बहू नहीं मानती। ठीक है माँ, जब आप उसे अपनी बहू नहीं मानती तो वो नहीं रहेगी इस घर में। हाँ जा, उसे उसके बाप के घर छोड़ा। माँ मैं उसे कहीं छोड़ने नहीं जा रहा हूँ, उसके साथ घर छोड़कर जा रहा हूँ। इतना बोलकर अभय अपने कमरे में आकर प्रीति से बोलता है, चलो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अभय के पीछे पीछे सीमा भी आकर कहती है, तू क्या इसके पीछे अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा? माँ आप अपनी सुंदरता और पैसों के घमंड में चूर हैं। आपको मेरी या किसी की क्या जरूरत है? मानता हूँ आपने मुझे पाला पोसा, लेकिन शायद अपना बेटा नहीं माना, वरना एक माँ अपने बेटे की खुशी के आगे कुछ नहीं देखती। आप माँ जी से ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? बेटा मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? भले ही मैं तेरी सगी माँ नहीं हूँ, चाची हूँ, लेकिन मेरे लिए संतान के नाम पर एक तू ही मेरा अपना है। मेरे यहाँ होने से आपने क्या कर लिया? मेरी बीवी का अपमान ही तो किया है अपने दोस्तों के आगे। बेटा मुझे माफ कर दे, अब ऐसा कुछ नहीं करूँगी। माँ आप मुझसे क्यों माफी मांग रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए ना, प्रीति जा रही है। बहू अब तू ही समझाना इसको, इतनी सी बात पे ये मुझे छोड़कर जा रहा है, कुछ बोलना। अभय जी हम कहीं नहीं जाएंगे, हम माँ जी को ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। देखो माँ, जिसकी आप इतनी बुराई कर रही थी ना, वो आपके लिए मुझसे लड़ाई कर रही है। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मेरे लिए तुम दोनों से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है, तुम कहीं नहीं जाओगे। ठीक है माँ, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब आपको प्रीति से कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कहीं नहीं जा रहे। सीमा को अपनी गलती समझ आती है और वो प्रीति और अभय से माफी भी मांगती है और दोनों सीमा को माफ कर देते हैं और एक साथ रहने लगते हैं। ईशा के इशारे देखकर पास में खड़ा रणवीर नाम का एक लड़का अपने हाथों में गुलाब का फूल लिए उसके पास आता है और उसके हाथों में फूल देकर उससे बोलता है, क्या तुम मुझे जानती हो ब्यूटीफुल गर्ल? हेलो, तुम कौन हो और ये गुलाब का फूल मुझे क्यों दे रहे हो? अरे अभी तुमने ही तो इशारा करके बुलाया था। भांग वांग खा रखी है क्या? अरे मैं क्यों तुम्हें इशारे करूंगी? मैं अपनी छोटी बहन को इशारा करके बुला रही थी, हटो सामने से। तुमने इस सुंदर फूल की तरह हमें फूल बनाया, अब तो तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। बड़े अजीब आदमी हो यार, जान न पहचान, तू मेरा मेहमान। अरे ऐसे कैसे तुमसे दोस्ती कर लूं? अच्छा मत करो दोस्ती, पर सामने देखकर तो बात कर लो। अब इतना भी क्या गुस्सा होना कि कहीं और देखकर हमें सुना रही हो। ये सुनते ही ईशा एक गाड़ी रोकती है और उसकी बहन रिया के साथ वहाँ से जाने लगती है, पर जाते हुए उसका आईडी कार्ड वहीं गिर जाता है। ईशा के वहाँ से जाते ही रणवीर खुद से बोलता है, हमारे मन में घंटियां बजी, इसका मतलब हमें एक बार फिर से सच्चा वाला प्यार हो गया।
पर क्या फायदा, सारी लड़कियों की तरह ये भी हाथों से निकल गई। अब कैसे इसका पता लगाऊं? ये बोलकर रणवीर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ती है, जहाँ वो ईशा का आई कार्ड देखता है। रणवीर जल्दी से उसका आई कार्ड उठाता है और उस पर ईशा का नाम पढ़ते हुए बोलता है, ईशा चतुर्वेदी। ओह, तो मोहतरमा जी का नाम ईशा चतुर्वेदी है। अब उनकी कंपनी में ही जाकर उनका आई कार्ड देते हैं। इतना बोलकर रणवीर ईशा का आई कार्ड लेकर अपने पास रख लेता है और अगले दिन ईशा के ऑफिस जाता है, जहां वो रिसेप्शन पर जाकर ईशा का आई कार्ड देकर ईशा से मिलने की बात करता है और रिसेप्शनिस्ट ईशा को कॉल करके अपने पास बुलाती है। ईशा जल्दी से रिसेप्शन काउंटर पर जाती है और रणवीर को देखकर उससे बोलती है, तुम यहाँ? तुम्हें मेरे ऑफिस के बारे में किसने बताया? अरे हम इधर हैं, तुम मैडम को क्यों देख रही हो? हमसे गुस्सा हो तो हम पर अपना गुस्सा निकालो। वैसे मैं यहाँ तुमसे मिलने और तुम्हारा आई कार्ड देने आया था। बहंगी तुमसे ही बात कर रही है, ना कि मुझसे। थैंक्स, मेरा आई कार्ड देने के लिए तुम यहाँ तक आए। अच्छा, हाँ मैं चलती हूँ। इतना बोलकर ईशा अपनी नजर नीचे झुकाकर वहाँ से जाने लगती है और ईशा के भेंगेपन के बारे में जानकर रणवीर को अच्छा नहीं लगता। शाम को ऑफिस का ऑफ होने के बाद ईशा ऑफिस के बाहर आती है, जहाँ रणवीर उसको देखकर अपने हाथों से इशारा करता है। रणवीर का इशारा देखकर ईशा उसके पास जाती है और गुस्से में उसे बोलती है, ओ अच्छा, तो तुम फिर से यहाँ आ गए मेरा मजाक बनाने के लिए, जैसे बाकी सब बनाते हैं। ऐसा नहीं है, मैं तो बस। अपना बस है ना, तुम अपने पास रखो। मैं यहाँ अपनी स्कूटी लेकर आई हूँ तो उसी से चली जाऊंगी। और हाँ, एक और बात कान खोलकर सुन लो कि मैं भैंगी हूँ। बाकी सब की तरह तुम्हें मजाक बनाना है ना, तो तुम हंस के बना लो। तुम कमाल की लड़की हो। ऐसी लड़की हमने पहली बार देखी है जो गुस्से में भी मजाक करती हो। वैसे हम यहाँ अभी नहीं आए और ना ही तुम्हारा मजाक बनाने आए हैं, बल्कि हम तो यहाँ से गए ही नहीं थे और हम यहाँ तुम्हारा वेट तुमसे माफी मांगने के लिए कर रहे थे। माफी? वो किस लिए? हम बिना तुम्हारी मर्जी से तुम्हारे ऑफिस आ गए और हमारे बोलने पर उस लड़की ने तुम्हारा हमारे सामने मजाक बनाया। रणवीर की प्यारी बातें सुनकर ईशा का गुस्सा शांत हो जाता है और वो रणवीर से माफी मांगते हुए बोलती है, सॉरी, तुम्हें नहीं बल्कि मुझे मांगना चाहिए। तुम तो मेरी मदद करने के लिए ऑफिस आए थे और मैंने खामखा ही तुम्हें इतना सुना दिया। अरे कोई बात नहीं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। अच्छा, अब हम दोस्त बन सकते हैं। एक शर्त पर। शर्त? बताओ क्या शर्त है? तुमने मेरी हेल्प की, इसलिए तुम्हें मेरे साथ पान खाना होगा। पान? हम नहीं खाते पान। दोस्ती करनी है तो खाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। जिसके बाद रणवीर उसको अपनी बाइक पर बैठाकर एक पान वाले की दुकान पर ले जाता है, जहां ईशा उसके लिए पान लगवाती है और एक पान का नाम सुनकर रणवीर उससे बोलता है, हम तो दो है ना, फिर एक पान क्यों? क्योंकि मैं तो पान नहीं खाती। पान तो तुम्हें अकेले ही खाना होगा। ये तो चीटिंग है। पान हम भी नहीं खाते, पर हम तुम्हारे लिए खा रहे हैं और तुम नहीं खा रही। दोस्ती करनी है या नहीं? सही फायदा उठा रही हो। उठाओ उठाओ और फायदा उठाओ। रणवीर की बातें सुनकर ईशा जोरों से हंसने लगती है और उसको ऐसे हंसता देखकर रणवीर बस उसे देखता रह जाता है। पान खाने के बाद रणवीर उसको ड्रॉप करके अपने घर चला जाता है और अगले दिन फिर से उसके ऑफिस जाता है, जहां वो फिर से उसे घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक दिन रणवीर ईशा से फोन पर बातें कर रहा था। तभी उसकी माँ कल्याणी वहाँ आती है और रणवीर अपनी माँ को देखकर जल्दी से फोन रख देता है। ये देखकर कल्याणी उसके पास जाती है और उसके कान को मरोड़कर उसे बोलती है, माँ से छुप छुप कर लड़की से बात की जाती है क्यों? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। क्या है और क्या नहीं मुझे सब पता है। माँ की नजरों से कुछ नहीं छुपता। अब बता, कौन है वो लड़की? कल्याणी के पूछने पर रणवीर अपनी माँ को ईशा के बारे में बताता है, जिसके बाद कल्याणी ईशा से बात करती है और बहुत ही जल्द उसकी माँ से बात करके ईशा के घर जाती है और उसका हाथ मांगती है, जहां ईशा को देखकर कल्याणी अपने बेटे ईशा और ईशा की माँ से बोलती है, अरे मुझे तो लगा था कोई हूर की परी होगी जो मेरे घर की बहू बनेगी। मुझे लगा तेरी आंखों में ऐसी चमक होगी जिसे देखकर लोग अपने आप मदहोश हो जाएंगे, पर तू तो भैंगी निकली।
मैं एक भेंगी से अपने बेटे की शादी नहीं होने दूंगी। पता नहीं एक भेंगी के जाल में मेरा बेटा कैसे फंस गया। माँ, ईशा ने हमें अपने किसी भी जाल में नहीं फंसाया और प्यार में कोई किसी की कमी को नहीं देखता, बल्कि इंसान उनकी कमियों से भी प्यार करने लगता है। माँ, ईशा आपके घर की होने वाली बहू है, आप अपनी ही बहू को भेंगी कैसे बोल सकती हो? अरे एक भेंगी को भेंगी ना बोलूं तो और क्या बोलूं? बेटा मैं तेरी शादी इस भेंगी से नहीं होने दूंगी। समाज क्या बोलेगा कि लड़कियों का क्या अकाल पड़ गया था जो कल्याणी ने अपने इतने सुंदर बेटे की शादी एक भेंगी लड़की से करवा दी। माँ, ईशा को समाज वालों के साथ नहीं मेरे साथ रहना है, और कल को जब आप चल नहीं पाओगी, बीमार बिस्तर पर पड़ी रहोगी ना, तब आपको ये आपके प्यारे समाज वाले देखने नहीं आएंगे। तब आपको आपकी बहू, जिसे आप अभी भेंगी बोल रही हो, वही आपकी सेवा करने आएगी। माँ, जब हमें खुद ही सब करना है तो हम क्यों समाज वालों की सुने? अपने बेटे के सवाल सुनकर कल्याणी की बोलती बंद हो जाती है और वो उन दोनों की शादी को तैयार हो जाती है। कुछ ही दिनों में ईशा और रणवीर की बड़े ही धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद कुछ मेहमान कल्याणी के घर आते हैं, जिसमें से एक औरत कल्याणी की बहू को देखकर उससे बोलती है, क्या कल्याणी, तेरे बेटे में कोई कमी थी जो तूने अपने चांद से बेटे की शादी एक भेंगी लड़की से करवा दी? कमी तो कुछ भी नहीं थी बहन, पर कल को मुझे कुछ होगा तो तुम्हारी परी सी बहू तो मुझे देखने नहीं आएगी। काम तो मेरे बेटे की पसंद ही आएगी। बस इसलिए मैंने अपने बेटे की खुशी के लिए अपने घर के लिए ईशा को चुना। अरे भेंगी बहू तुम्हारी है ना कि मेरी, मुझे क्या? लोग तुम्हारा और तुम्हारी बहू का मजाक बनाएंगे, ना कि मेरा। मैं तो चली अपने घर। इतना बोलकर वो औरत कल्याणी के घर से चली जाती है। उसके जाते ही ईशा अपनी सास से बोलती है, माँ जी, आज मेरे भेंगे होने की वजह से आप सबको सुनना पड़ रहा है। सब मुझे तो भेंगा बोलते ही हैं, साथ ही साथ आपको भी भेंगी की सास बोलते हैं। कौन क्या बोल रहा है और क्या नहीं, इसकी चिंता तू मत कर बहू। और लोग बोलते हैं मेरी बहू को भेंगी तो बोलते रहें, मुझे किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर कल्याणी उसे गले से लगा लेती है और एक बेटी की तरह ही दर्जा देती है। तो वहीं ईशा भी अपनी सास की देखरेख एक बेटी की तरह ही करती है और अपने ससुराल में सास और पति के साथ खुशी खुशी जिंदगी जीती है। ऋषभ और इशिका अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और दोनों ऋषभ के घर जाते हैं, जहां ऋषभ की मां निशा और पिता दर्शन होते हैं। और दोनों को हाथ पकड़े हुए आता देखकर निशा बोलती है, ऋषु कहाँ था बेटा? और तूने ये सामने वाली चुड़ैल की बेटी का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? माँ, पापा, मैं और ऋषिका एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए हमने शादी कर ली है। ये सुनकर तो जैसे निशा की दुनिया ही हिल जाती है और वो गुस्से में बोलती है, अपनी जुबान को लगाम दे नलायक। तुझे प्यार भी हुआ तो किससे? उस चुड़ैल कामनी की बेटी से, जो मुझे फूटी आँख नहीं भाती। मैं इस शादी को नहीं मानती। ए लड़की, निकल जा यहाँ से। कैसी बातें करती हो निशा? सुना नहीं तुमने? बच्चों ने शादी कर ली है। हाँ, हमारी मर्जी के खिलाफ जरूर गए हैं, लेकिन इस बेचारी का क्या कसूर? कसूर ये है कि ये कामिनी की बेटी है, उस कामिनी की जिससे मैं नफरत करती हूँ। मैं इसे अपनी बहू कैसे मान लूँ? सासू माँ, बस कीजिए। जितनी नफरत आप मेरी माँ से करती है ना, उससे कहीं ज्यादा नफरत मेरी माँ आपसे करती है। फिर भी मैं उनके खिलाफ खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे ऋषभ से बहुत प्यार है। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। निशा, जो भी हो, पर अब इशिका हमारी बहू है। भलाई इसी में है कि हम इन्हें अपना आशीर्वाद दे दें। जो आपको ठीक लगे वो करिए, पर मैं बेमन से इन्हें अपना आशीर्वाद नहीं दे सकती, समझे आप? इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और दर्शन निशा की जगह खुद उन दोनों की आरती करता है और दोनों उसके पैर छूकर घर के अंदर आते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और इशिका एक बहू होने के नाते अपने ससुराल को अच्छे से संभालती है, लेकिन निशा उससे सीधे मुंह बात नहीं करती और बात बात पर उसे सुनाया भी करती। ऐसे ही एक दिन इशिका किचन में सफाई कर रही थी, तभी उसके हाथ से एक प्लेट गिरकर टूट जाती है और वो उसे उठाने लगती है। तभी वहाँ निशा आकर बोलती है, बहुत बढ़िया, तेरी माँ ने तो तुझे तोड़फोड़ करना ही सिखाया है। जब देखो चीजों का सत्यानाश करती रहती है। गलती से टूट गया सासू माँ, नया ला दूंगी। नया ला दूंगी? ये अकड़ किसको दिखा रही है? मुझे अपने घर में तेरी ये अकड़ नहीं चाहिए, समझी? इतना कहकर वो किचन से बाहर चली जाती है और कुछ ही देर में जब इशिका हॉल में बैठी मैगजीन पढ़ रही होती है, तभी उसकी माँ कामिनी वहाँ आती है और उसे देखकर इशिका बोलती है, माँ,
आइए ना, अंदर आइए। आप यहाँ आए, इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया ना। अब आप मुझसे नाराज नहीं हो ना? नाराज तो मैं तुझसे बहुत थी, पर कहते हैं ना, माँ की अपने बच्चों से नाराजगी पल भर की होती है। तो बस तुझे देखने चली आई। मैं बहुत खुश हूँ माँ कि आप यहाँ आई। बैठिए ना, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। वो इतना बोलती ही है कि तभी निशा अपने कमरे से बाहर आती हुई बोलती है, अरे ओ चुड़ैल की बेटी, तुझे कहा था ना मैंने कि मेरी चाय मेरे कमरे में भिजवा दियो। फिर क्या हुआ चाय का? ओहो, ये मेरे घर कौन आया है? झगड़ालू कामिनी? ना ना निशा, ध्यान से देख, तेरी समधन आई है। हाँ हाँ, अब जबरदस्ती रिश्ता जोड़ ही लिया है तो क्या कर सकते हैं। मैं तो अपने बेटे ऋषभ की वजह से मजबूर हूँ, वरना तुझे और तेरी इस बेटी को तो मैं अपने घर के आसपास भी ना भटकने दूँ। उसकी बातें सुनकर कामिनी को बहुत गुस्सा आता है और वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी इशिका उसका हाथ पकड़ते हुए धीरे से बोलती है, माँ प्लीज कोई जवाब मत देना, बात को बढ़ाने से क्या होगा। आप शांत हो जाइए बस। वही तो बात है ना निशा, तेरे चाहने से तो सब कुछ नहीं होगा। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। वो क्या है ना, तुझे देखने आई थी सो देख लिया, अब फालतू लोगों के मुंह क्या लगना। इतना कहकर वो चली जाती है। निशा और कामिनी एक ही मोहल्ले में आमने सामने रहती थी, लेकिन एक दूसरे से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। लेकिन उनके बच्चे यानी इशिका और ऋषभ एक दूसरे से प्यार कर बैठे। वो जानते थे कि उनकी माएं उनके रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगी, इसलिए उन लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद इशिका की माँ कामिनी तो अपनी नाराजगी छोड़ देती है, लेकिन निशा ऐसा नहीं करती, इसीलिए वो अपना गुस्सा इशिका पर ही निकालती रहती थी। ऐसे ही एक दिन इशिका सबके लिए खाने में गाजर का हलवा बनाती है, जिसे खाते ही निशा बोलती है, उस चुड़ैल ने तुझे यहाँ मुझे मारने के लिए भेजा है ना? क्या इस हलवे में तूने चीनी डाली है या चीनी में हलवा? माँ, हलवा इतना मीठा तो नहीं है, ठीक ही बना है। हाँ भगवान, कम मिठाई डाला है बहू ने, मैं भी तो खा रहा हूँ, फिर तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? अच्छा, तो मतलब मैं पागल हूँ जो फालतू में झूठ बोलूंगी, है ना? ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर बात पर तुम बहू को इतना बुरा भला कहने क्यों लगती हो? हाँ माँ, जब से इशिका यहाँ आई है ऐसा लगता है आप उससे ऐसे बात करती हो जैसे उस पर अपना कोई गुस्सा निकाल रही हो। अरे इतनी ही परेशानी है तो चली जाए ना अपनी माँ के घर, और तू भी चला जा। तुझ जैसे बेटे की मुझे कोई जरूरत नहीं है, समझा? इतना कहकर वो हलवे की कटोरी को फेंककर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन इशिका अपनी माँ के घर जाकर उसे सब कुछ बताती है। तो कामिनी बोलती है, ये निशा कैसी औरत है, भला इतना कठोर भी कोई होता है क्या? देख बेटा, तू इतना परेशान मत हो, मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं। रोज रोज की काय काय से तो अच्छा है कि तू अलग ही हो जाए। नहीं माँ, मैं ऋषभ को सासू माँ से अलग नहीं करना चाहती। मुझे कोई ऐसा तरीका सोचना होगा जिससे हम उस घर में भी रहें और कलेश भी ना हो। अच्छा, फिर तो तू एक काम कर, इधर आ, बताती हूँ। इसके बाद कामिनी इशिका के कान में कुछ बोलती है और अगले ही दिन इशिका अपना और ऋषभ का सारा सामान पैक करके हॉल में आती है और ये सब देखकर दर्शन बोलता है, बहू, तूने अपनी सास की बातों को दिल से लगा लिया क्या, जो ऐसे घर छोड़कर जा रही है? देख रहे हो ना, ये लड़की तो बस इसी दिन का इंतजार कर रही थी। जाने दो इसे जहाँ जाना है, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सासू माँ, कौन कहाँ जा रहा है? हम तो ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो रहे हैं, एक किराएदार के तौर पर, ताकि सासू माँ आपको मुझसे कोई शिकायत न रहे। ये क्या नौटंकी लगा रखी है? ये चुड़ैल की बेटी, घर से जाना है तो जा, फालतू की बकवास मत कर। मैं सच कह रही हूँ सासू माँ। चलिए ऋषभ जी, अपने किराए के मकान में। इतना कहकर वो ऋषभ के साथ ऊपर चली जाती है और ऐसे ही निशा की बहू अपने ही ससुराल में किराएदार बनकर रहने लगती है और ना ही वो घर का कोई काम करती और ना ही निशा से ज्यादा बातचीत करती। ऐसे ही एक दिन कुछ पड़ोसने निशा के घर आती है और बोलती है, निशा, मैंने सुना है तेरी बहू और कोई नहीं बल्कि कामिनी की बेटी है, पर कामिनी से तो तेरा 36 का आंकड़ा था ना। अरे तू क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही है? निशा, तू हमें बहू से मिलवाना। तुम दोनों तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुमने उसे देखा ही नहीं है। अरे गली में हमेशा मटकती तो रहती थी, अब शादी के बाद क्या अलग दिखेगी? इतने में ही इशिका ऊपर से आती है और उसके हाथ में कुछ पैसे होते हैं। उसे देखकर पड़ोसन बोलती है, लो, बहू तो खुद ही नीचे आ गई। नमस्ते आंटी जी,
कैसे हैं आप दोनों? अरे आप यहाँ तक आई है तो थोड़ा और मेरे घर तक भी चलिए ना। अरे बहू कैसी बातें कर रही है? हम तेरे घर पर ही तो आए हैं। अच्छा, मुझे लगता है तू अपने कमरे में आने की बात कर रही है ना? नहीं आंटी जी, मेरा घर तो ऊपर वाले फ्लोर पर है। ये तो मकान मालिक का घर है। अरे मैं तो भूल ही गई कि मैं किस काम आई थी। ये लीजिए इस महीने का किराया। इतना कहकर वो पैसे निशा के आगे रखी टेबल पर रख देती है और ये सब देखकर वो पड़ोसनें हैरान हो जाती है। तभी इशिका बोलती है, अच्छा अब मैं चलती हूँ। वो क्या है ना कि गैस पर कुछ चढ़ा कर आई हूँ, आप लोग आइएगा जरूर। हाँ ये क्या था निशा, तेरी बहू किराएदार कब बन गई? और कामिनी को ये बात पता है क्या? ओह ये तो होना ही था। निशा ने इशिका को कभी दिल से अपनी बहू माना ही नहीं था। अच्छा हुआ कि इशिका ने समझदारी दिखाई और वो घर छोड़कर नहीं गई, वरना निशा तो अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए भी तरस जाती। तुम दोनों का हो गया हो तो निकलो यहाँ से। उसके इतना कहते ही दोनों पड़ोसनी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और उनकी कही बातें निशा के कानों में गूंजती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और वो अपने बेटे बहू को आते जाते तो देखा करती थी, लेकिन उनसे कभी बात नहीं किया करती थी। एक दिन कामिनी निशा के घर आती है और उसे बोलती है, इशिका, बेटा इशिका। आइए बहन जी बैठिए ना। ना भाई साहब, मैं आप लोगों से नहीं, आपकी किराएदार बहू से मिलने आई हूँ। माँ आप क्या हुआ? कुछ नहीं, वो आज तेरा जन्मदिन था तो घर में कुछ मीठा बनाया था, वही देने आई थी। बहू आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुमने बताया नहीं? क्यों, आप लोग किराएदारों का भी जन्मदिन मनाते हो क्या? नहीं ना, तो आपको बताकर क्या ही करती। ये सब सुनकर निशा से चुप नहीं रहा जाता और वो बोलती है, बस बहू, जो तू मुझे समझाना चाहती थी मैं समझ गई। मैंने तुझे बहू नहीं माना और कामिनी की दुश्मनी के चलते मैं तुझे हमेशा सुनाती रही, तुझसे प्यार से बात नहीं की। लेकिन तू इस घर से जाने की जगह यहाँ किराएदार बन के रही ताकि मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने रहे। मुझे माफ कर दे बहू। अरे बस सासू माँ, आप मुझे डांटते हुए ही अच्छी लगती है, माफी मांगते हुए नहीं। इतना कहकर वो अपनी सास के गले लग जाती है और इशिका अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।